नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली का कांग्रेस आरजेडी नेताओं ने विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ सोनू सूद पर शिवसेना भड़क गई है। वजह काफी चौंकाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भारी पड़ा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना राहत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को अर्थव्यवस्था तबाह करने पर डीमोनेटाइजेशन 2.0 का नाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ बैंकों से बड़ी खुशखबरी आ रही है। बैंकों ने बिना एटीएम को छुए और बटन दबाए एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या महामारी के इस दौर में गरीब मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद पर शिवसेना का भड़कना जायज है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिहार में अमित शाह के वर्चुअल रैली का कांग्रेस आरजेडी नेताओं ने किया है विरोध। जी आपको बता दें, बिहार कांग्रेस ने अमित शाह की वर्चुअल रैली से पहले सदाकत आश्रम में काले गुब्बारों को उड़ाया। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की लापरवाही के चलते प्रवासी मजदूरों की ट्रेन में दर्दनाक मौत हुई है। बिहार कांग्रेस के मुताबिक प्रवासी मजदूरों को राज्य लौटने में जो परेशानी हुई और जितनों की मौत हुई, उन सबका हिसाब बिहार सरकार को देना होगा। कांग्रेस ने आरोपों के जरिए यह हिसाब मांगने के लिए पटना के सदाकत आश्रम से बिहार सरकार के खिलाफ नारे लिखकर काले गुब्बारे को उड़ाया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अमित शाह के वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी के नेताओं ने थाली और कटोरा बजाकर विरोध दर्ज कराया। बिहार के लखीसराय में आरजेडी नेता और सूर्यग्रहण विधायक प्रहलाद यादव ने केंद्र और राज्य की नीतियों के विरोध में थाली और कटोरा बजाया। उन्होंने इसे प्रतिशोध दिवस करार दिया है। इसके अलावा आरजेडी नेता सोनी पटेल ने भी थाली बजाकर मोदी और नीतीश सरकार का विरोध किया। विधायक प्रहलाद यादव का कहना है कि हम लोग गरीब, किसान और प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचते हैं। वहीं भाजपा को विधानसभा चुनाव की तैयारी की चिंता है। रविवार को सियासत पर सुपर संडे है, क्योंकि इस दिन दो बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और आरजेडी कोरोना काल के बीच एक राजनीतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक बिगुल फूंक जाएगा। इस सुपर संडे में किस राजनीतिक दल का परचम लहराएगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। रविवार को जहां बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल सभा के जरिए बिहार की जनता से जनसंवाद करेंगे, तो वहीं आरजेडी इसी दिन गरीब अधिकार दिवस मनाने जा रही है। लेकिन इससे पहले दोनों दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार ने गरीब मजदूर को अपराधी बता दिया है। अब तेजस्वी यादव इन मजदूर और गरीब लोगों को उनका हक दिलाएंगे। हम लोग आज मजदूरों के अधिकार के लिए अधिकार दिवस मना रहे हैं और बीजेपी की रैली का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने कहा है कि वैसे बीजेपी का जवाब तो जेडीयू ही दे रही है। बीजेपी के ही कार्यक्रम के विरोध में नीतीश कुमार अपना डिजिटल संवाद कर रहे हैं। एनडीए में अंतरकलह सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश पर वार तेजस्वी ने आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर टांगा है। पोस्टर टांगते हुए वीडियो शेयर कर लिखा है कि भाजपा के अधीन कार्य कर रहे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार के श्रमवीरों के संबंध में गृह विभाग से एक चिट्ठी जारी करवाई, जिसमें श्रमिक भाइयों के बारे में बेहद अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं। इस चिट्ठी में श्रमिकों को चोर, लुटेरा, गुंडा और अपराधी कहा गया है। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सोनू सूद पर भड़की शिवसेना। संजय राउत बोले, लॉकडाउन के दौरान एक महात्मा तैयार हो गया है। जी आपको बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद करने के लिए बॉलीवुड एक्टर की तारीफ हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में सोनू सूद के मदद कार्य को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद के मदद कार्य पर सवाल उठाया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद के कार्य पर सवाल उठाया और रविवार को शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने पूछा कि आखिर जब लॉकडाउन में लोगों को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है, तो बिना किसी राजनीतिक दल के मदद के उन्हें बस कैसे मिल जा रही है। राउत लिखते हैं कि लॉकडाउन में अचानक एक नया महात्मा सूद आ गया है। राउत ने प्रवासी मजदूरों को बस में भेजने के लिए आए पैसों पर सवाल उठाते हुए सोनू सूद को बीजेपी का मुखौटा बताने की कोशिश की है। राउत ने आगे लिखा कि जब राज्य सरकारें किसी प्रवासी मजदूर को कहीं जाने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो वो
कहां जा रहे हैं। सोनू सूद पर हमला करते हुए राउत ने यहां तक कहा कि बहुत जल्द ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं और मुंबई के सेलिब्रिटी मैनेजर बन सकते हैं। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सोनू सूद एक अभिनेता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अभिनय करना ही उनका पेशा है। बता दें कि हाल ही में सोनू सूद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यपाल ने सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनकी तारीफ की। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता को मदद देने के लिए हर तरह का सहयोग देने की बात भी कही। राज्यपाल इससे पहले भी सोनू सूद के काम की तारीफ कर चुके हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें बैंकों ने शुरू की कयावत, अब बिना एटीएम को छुए बिना बटन दबाए एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। जी हाँ, आपको बता दें पैसा निकालने के लिए लोग बैंक की बजाय एटीएम को तरजीह देते हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौर में लोग एटीएम जाने से डर रहे हैं। वहीं दुकानदार नकद लेने या कार्ड को स्वाइप करने में डर रहे हैं। इसे देखते हुए बैंक कॉन्टेक्टलेस एटीएम लाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक सहित करीब आधा दर्जन बैंक इस तकनीक वाले एटीएम लाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक कॉन्टेक्टलेस एटीएम में ग्राहक को स्क्रीन पर क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए बैंक के स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वह अपने मोबाइल पर निकाली जाने वाली राशि और एटीएम पिन डालेगा, फिर मशीन को छुए बगैर नकदी निकाल सकेगा। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने इस तकनीक पर परीक्षण किया। जानकार बताते हैं कि नए तकनीक से एटीएम को सॉफ्टवेयर के जरिए सभी बैंकों के ऐप से जोड़ा जाएगा। इस तकनीक से एटीएम कार्ड का क्लोन भी नहीं तैयार हो सकेगा। बी बैंकर के प्रदेश महामंत्री आशीष मिश्रा बताते हैं कि देश भर में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत 5 बैंकों ने नए तरीके से एटीएम लगवाने की कयावत शुरू कर दी है। शहर में इस तरह के एटीएम स्थापित होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस साल जनवरी के मुकाबले एटीएम से लेन देन की संख्या 67 करोड़ से घटकर 56 करोड़ रह गई है। कॉन्टेक्टलेस कार्ड और एटीएम ज्यादा सुरक्षित। छोटी छोटी खरीदारी के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने और पिन डालने से पिन नंबर चोरी होने का खतरा रहता है। कॉन्टेक्टलेस कार्ड में 2000 रुपए तक के खर्च के लिए पिन जरूरी नहीं होता। वहीं कॉन्टेक्टलेस एटीएम में भी पिन की जरूरत नहीं होती। ऐसे में यह दोनों ज्यादा सुरक्षित है। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें छत्तीसगढ़ क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भारी पड़ा है। जी आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में महासमुंद जिले में बीजेपी नेताओं को क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेना महंगा पड़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी समेत 12 पार्टी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्रशासन ने उन्हें होम क्वारंटीन में रहने को कहा है। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष 2 पूर्व विधायक सहित कुल 12 पार्टी नेताओं की टीम लेकर क्वारंटीन सेंटर की जांच करने पहुंच गए। रूप कुमारी चौधरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों के लिए व्यवस्था बदतर है। बात मीडिया में आई तो प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में अवैध प्रवेश का मामला बताकर सभी बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और सभी को होम क्वारंटाइन का हुक्म दे दिया। बताते चले कि कोरोना वायरस के एहतियातन देश के सभी राज्यों में प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। दूसरी ओर देश में कोरोना के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 2.5 लाख के आसपास हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 10,000 नए मामले आए हैं और 287 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे यह आंकड़े और भी बढ़े हुए मिल सकते हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें कोरोना राहत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है। यह डिमोनेटाइजेशन 2.0 है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। राहुल ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खाते में अगले 6 महीने के लिए 7,500 रुपए हर महीने भेजे जाएं और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएं। इससे राहुल गांधी ने कई यूरोपीय देशों में कोरोना
कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने और उसे हटाने के बाद कोविड-19 के मामलों में कमी आने का हवाला देते हुए शुक्रवार को भारत में लॉकडाउन को विफल करार दिया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे पर गुस्से में हार्दिक पटेल ने बड़ी बात कह दी है। जी आपको बता दें, गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, उसका सीधा फायदा अब बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक की ओर से गुजरात विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपे जाने से नाराज कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने विवादित बयान दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि ऐसे लोगों को चप्पलों से पीटना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें ये तो नहीं पता कि कांग्रेस विधायक डर से इस्तीफा दिया है, फिर लालच में आकर, पर जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। हार्दिक पटेल ने कहा है कि मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसे के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को अब चप्पलों से पीटना चाहिए। गौरतलब है कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अब तक वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें रिजॉर्ट में भेज दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इसमें गुजरात की 4 सीट भी शामिल है। कांग्रेस ने अपने 65 विधायक को अलग अलग जोन में रिजॉर्ट में भेज दिया है। उत्तरी क्षेत्र में 21 विधायक अंबाजी के रिजॉर्ट पहुंचे हैं। हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। बता दें कि मार्च महीने से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो सकी थी, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। क्या कोई सरकार या कोई पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है? बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें, कांग्रेस ने शुरू की कांग्रेस का सिपाही मजदूरों का भाई महारसोई अभियान। जी आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के आदेश पर आज चित्रकूट में कांग्रेस का सिपाही मजदूर का भाई महारसोई अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने की। इस दौरान पार्टी की वरिष्ठ नेता रंजना बाराती लाल पांडे के आवास में पूरी सब्जी बनाकर कार्यकर्ताओं ने शहर के द्वारिकापुरी कोतवाली करवी के पीछे बस्ती में रेलवे लाइन के बगल में रहने वाले जरूरतमंदों को वितरित किया। चित्रकूट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने कहा कि महारसोई का हमारा कार्यक्रम अगले 6 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान हम जनपद के सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच हमारे लोग ज्यादातर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का कार्य किया है, कहीं न कहीं गरीब मजदूरों की मदद को रोकने का प्रयास है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार चाहे जो कर ले, लेकिन हमारे लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। वरिष्ठ नेता रंजना बाराती लाल पांडे ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी में योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से गरीबों की मदद करने से डटकर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम जेल और मुकदमों से नहीं डरेंगे, बल्कि इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे।